सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पढ़ने, जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही कि सर पढ़ाई ही नहीं हो पाती है, बैठते हैं लेकिन स्क्रॉल करने लग जाते हैं, तो उनको क्या करना है। मैथ्स में बहुत सारे लोग को डर लगता है कि मैथ्स में नंबर नहीं आते। मैथ्स में आपके प्री बोर्ड के अंदर पेपर बहुत टफ चेक किए जाते हैं, लेकिन बोर्ड के अंदर कंपैरेटिवली अच्छे मार्क्स आते हैं। आपको पता होना चाहिए क्या सही स्ट्रैटेजीज होंगी उस परसेंटेज तक पहुंचने का। और आईसीएसई के अंदर हिंदी में स्कोर करना बहुत ईजी होता है एक्चुअल में। देखो भाई, बोर्ड्स के लिए टाइम लगातार कम होता जा रहा है और इस टाइम पे हर एक चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। खासकर आप कितने मार्क्स लेके आना चाहते हो, कैसे आप स्ट्रेटजी को यूज करोगे, किस तरीके से लास्ट डेज में आप पढ़ाई करोगे, ये सब चीजें तो दिमाग में चल रही होती हैं। साथ में सबसे बड़ी चीज होती है कि आपके परसेंटेज कितने आएंगे। ये बहुत सारे लोग पूछते होंगे आपसे, सीनियर्स पूछते होंगे, जूनियर्स पूछते होंगे, घर परिवार में लोग पूछते होंगे, रिश्तेदार पूछते होंगे कि भैया आप कितना टारगेट कर रहे हो। अब टारगेट तो तभी करेंगे जब हमें पता होगा सही कैलकुलेशन का तरीका, और सही कैलकुलेशन के तरीके के साथ साथ में आपको पता होना चाहिए क्या सही स्ट्रैटेजीज होंगी उस परसेंटेज तक पहुंचने का। तो पार्ट ए के अंदर आपको मैं बताऊंगा आज की वीडियो में कि कैसे सही तरीके से आप जो है परसेंटेज को कैलकुलेट करोगे, और पार्ट बी के अंदर आपको बताऊंगा कि उस परसेंटेज को अचीव कैसे किया जाए, किस तरीके से अगर आप एक एक स्टेप्स को लेते जाओगे और जो भी आप परसेंटेज को सोच रहे हो वहां तक एक्चुअल में पहुंच पाओगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, जब भी कभी अपन बात करेंगे आईसीएसई के अंदर 9 से ही आपको बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। 6 में पहली बार, 5th के बाद 6 में पहली बार आपको चेंजेस मिलते हैं, फिर जब आप 10th में आ जाते हो, 9th में आ जाते हो, तब आपको चेंजेस मिलते हैं, फिर 11 12 में चेंजेस मिलते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहली चीज सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे कौन कौन से हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं। एक इंग्लिश लैंग्वेज होता है, एक इंग्लिश लिटरेचर होता है। ये दो अलग एग्जाम इनके होते हैं, लेकिन आपका आईसीएसई इनको एक सिंगल सब्जेक्ट मानता है। दो अलग एग्जाम, दो अलग तरीके से पढ़ाई, सब कुछ, लेकिन क्या मानता है, इनको एक सब्जेक्ट मानता है। क्या इसका मतलब है भी आगे मैं बताऊंगा। दूसरा, आप लोग हिंदी देते हो, हिंदी का एक ही पेपर होता है, उसके अंदर दो अलग अलग पार्ट रहते हैं। मैथमेटिक्स का आपका एक ही पेपर रहता है, उसके अंदर भी 100 में से आपका ओवरऑल कैलकुलेशन ले जाती है, कोई दो पेपर उसके अंदर नहीं होते हैं। बात करेंगे हम लोग फिजिक्स, अलग पेपर, केमिस्ट्री अलग पेपर, बायोलॉजी आपका अलग पेपर होता है, लेकिन ये सब एक ग्रुप के अंदर काउंट किए जाते हैं। क्या होता है अभी बताऊंगा मैं उसके बारे में। एससीजी दैट मींस हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का पार्ट 1, जिसके अंदर हिस्ट्री और सिविक्स देखी जाती है। हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी का पार्ट 2, जिसके अंदर केवल किसकी बात होती है, ज्योग्राफी की बात होती है। और लास्ट में आपके पास आ जाता है कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन के साथ साथ में बहुत सारे बच्चों के पास पीएड होगा, बहुत सारे लोगों के पास जो है रोबोटिक्स होगा, बहुत सारे लोग के पास कमर्शियल एप्लीकेशन होंगे। तो इस तरीके से तो आपका ये जो पूरा का पूरा डिवीजन है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है अगर परसेंटेज की बात आती है। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा इंग्लिश प्लस 4 सब्जेक्ट, इंग्लिश प्लस 5 सब्जेक्ट, ऐसा कुछ आपने सुना है कि नहीं सुना है। उसके अंदर कंफ्यूज कभी रहते हैं कि सर इंग्लिश प्लस 4 का मतलब क्या हुआ, टोटल 5, इंग्लिश प्लस जो है 2 का 3 का मतलब, ऐसे बहुत सारी आपके दिमाग में कंफ्यूजन आती रहती है। तो भाई देखो, अब सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर ग्रुपिंग एक्चुअल में कैसे होती है। जब भी कभी आईसीएसई इसके अंदर ग्रुपिंग करता है तो भले ही इसका एग्जाम अलग अलग लेगा, लेकिन ओवरऑल इसका एक एवरेज निकाल के दोनों जो है आपके जितने मार्क्स आ रहेंगे, सपोज एक में कितने आए, 95 आए और एक में 100 आए, तो दोनों को सम करा के डिवाइड करा देगा, और वही आपका इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंग्लिश जो आपकी मार्कशीट रहेगी उसके अंदर इंग्लिश के मार्क्स एक्चुअल में दोनों का डिवीजन होता है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे हिंदी की, तो हिंदी क्या होता है, ऑलरेडी आपका 100 नंबर का एक ही सब्जेक्ट मान लिया जाता है। मैथमेटिक्स 100 नंबर का एक सब्जेक्ट मान लिया जाता है। बात करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, तो इन तीन के तीनों के अंदर क्या रहता है कि आपका यहां पे पेपर, यहां पे पेपर, यहां पे पेपर, ओवरऑल 300 को क्या किया जाता है, इसको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर क्या करेंगे, एवरेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इनका जो तीनों का कॉम्बिनेशन आता है वो आपका साइंस के अंदर एक ग्रुप होता है, कौन सा हमारा, साइंस के मार्क्स डिसाइड करता है। तो एक्चुअल में अगर हम लोग अब यहां तक देखें तो हमारे पास ये एक सब्जेक्ट, ये दूसरा सब्जेक्ट, ये तीसरा सब्जेक्ट, ये चौथा सब्जेक्ट, और ये आपका 5वां सब्जेक्ट कहलाता है, और ये आपका छठा सब्जेक्ट कहलाता है।
तो इंग्लिश के साथ साथ में क्या होता है, अगर हम लोग ओवरऑल की बात करें तो बहुत सारे बच्चे इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम इंग्लिश का एक पढ़ लेंगे, हिंदी का एक पढ़ लेंगे, इसका पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर इन दोनों में से कोई एक पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं है। आपको अगर टारगेट कर रहे हो इनको, तो इन पूरे ग्रुप को आपको लेके चलना पड़ेगा। अगर आप टारगेट कर रहे हो इंग्लिश +4 तो आपको इसको पूरे ग्रुप में लेके चलना पड़ेगा। अगर यहां पे तो इन दोनों के अंदर आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आगे अपन बात करते हैं। यहां पे जो अगली चीज रहती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है, एससीजी। क्या, तो यहां पे हिस्ट्री के अंदर 100 मार्क्स और इसके 100 मार्क्स दोनों का कॉमन करा के उसके बाद फिर एक 100 एवरेज निकाला जाता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, मैथ्स आपका इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट और हिंदी आपका इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट रहता है। तो मतलब आप क्या करना है, अब आपको इंग्लिश +4 का मतलब हुआ इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के दोनों पेपर का जो एवरेज आया रहेगा, उसके बाद फिर मैथ्स की बात आएगी, साइंस की बात आएगी, हिंदी की बात आएगी, एससीजी की बात आएगी और उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात आएगी। तो इसके अंदर से आप क्या करते हो, इंग्लिश को इंक्लूड करते हो और उसके बाद इन सब में से कोई भी 4 और ले लोगे, 4 कोई भी आप और ले लोगे यहां पे। ठीक है, तो अब इन चारों को अगर हम लोग मिला लेते हैं तो कैसे हो जाएगा, यहां पे ओवरऑल आपकी परसेंटेज आ जाती है। जो इनका एवरेज होता है वो ओवरऑल आपकी परसेंटेज होती है। तो अब जो सबसे बड़ी चीज रहती है कि सर हम इसके अंदर क्या करें, कैसे करें। देखो भाई, अगर आपका 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग है और तीसरा अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो तीनों को साथ में लेके आपको चलना पड़ेगा। इसके अंदर क्या होता है, अब मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताता हूं। तो जैसे मेरी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी में है, हिस्ट्री सिविक्स बहुत अच्छी थी, ज्योग्राफी में टोपोशीट में दिक्कत हुआ करती थी। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, टचवुड मेरे जो है यहां पे हिस्ट्री सिविक्स के अंदर 98 मार्क्स आ गए थे। लेकिन क्या हुआ, ज्योग्राफी के अंदर टोपोशीट के लिए मैंने इतना ऑलरेडी हिस्ट्री सिविक्स में कर दिया था कि ओवरऑल जो मेरी परसेंटेज थी वो यहां पे हैम्पर नहीं हुई। तो यहां पे एक बहुत सिंपल सी चीज रहती है कि अगर आपको इन तीनों में भी कोई एक वीक पॉइंट लग रहा है, तो दूसरे के अंदर इतनी मेहनत एटलीस्ट करके रखे रहिए कि वो कहीं ना कहीं से कवर हो जाता है। दोनों केस के लिए आपका अच्छी बात होती है एक जगह पे कि जहां पे आपका कोई एक वीक सब्जेक्ट है और एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, दोनों का कॉम्बिनेशन बना के आप परसेंटेज को अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर आपका एक बहुत ज्यादा अच्छा है और एक बहुत ज्यादा खराब है, तो वहां पे दिक्कत होती है। तो भी आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहली चीज आप अपनी इंग्लिश के ऊपर अच्छे से कमांड बना लीजिए। हिंदी को भी आप साइड में मत रखिएगा, हिंदी को पढ़ते रहिएगा। और आईसीएसई के अंदर हिंदी में स्कोर करना बहुत इजी होता है। एक्चुअल में इजी मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या रहती है कि आईसीएसई के अंदर, ठीक है, यहां पे हिंदी की जो चेकिंग होती है वो कंपेरेटिवली इंग्लिश से जो है लीनियंट होती है। तो इसलिए आपके लिए एक फायदे वाली चीज यहां पे हो सकती है। और सबसे बड़ी चीज है मैथ्स के अंदर, मैथ्स की अगर बात करें तो बेटा ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप जो है अगर थोड़ी भी अच्छे से मेहनत कर ले गए तो इंग्लिश +4 सब्जेक्ट में इसको लेके जाओगे और बढ़िया नंबर आते हैं मैथ्स में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैथ्स में, बहुत सारे लोग को डर लगता है कि मैथ्स में नंबर नहीं आते। मैथ्स में आपके प्री बोर्ड के अंदर पेपर बहुत टफ चेक किए जाते हैं, लेकिन बोर्ड के अंदर कंपेरेटिवली अच्छे मार्क्स आते हैं। तो क्या करिए, स्टेप्स के साथ में अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये आती है कि सर अगर हमें टारगेट करना है तो हम कैसे करें। भाई देख लो, अब अगर आपका साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत अच्छा जा रहा है, तो कोई भी एक सब्जेक्ट इसके अंदर थोड़ा सा भी वीक जा रहा है तो उसके ऊपर थोड़ी लग के मेहनत कर लीजिए। और अगर आपका एससीजी बहुत अच्छा जा रहा है तो उसके ऊपर लग के। और एक जो सबसे कड़वी सच मैं आपको बता देता हूं, कड़वा सच ये है कि इंग्लिश +4 सब्जेक्ट का जब भी कभी आईसीएसई के इकोसिस्टम के अंदर बात आती है तो वहां पे इंग्लिश +4 सब्जेक्ट काउंट होता है। नहीं तो ओवरऑल जब आप कभी भी बाहर जाते हो तो वहां पे सारे सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट, सारे सब्जेक्ट का जो परसेंटेज आता है उसको लिया जाता है। तो स्कूल्स के अंदर जो लगते हैं परसेंटेज, जो आईसीएसई परसेंटेज आपको डिक्लेयर करता है, क्योंकि मार्कशीट के ऊपर आपका कहीं पे तो रहेगा नहीं, तो वहां पे सिंपल सी चीज है, सारे सब्जेक्ट की बात आएगी जब भी कभी आप बाहर जाओगे। अब बात आती है कि सर इसको अचीव कैसे किया जाए। तो अचीव करने के लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज बता रहा हूं कि सबसे बड़ी चीज है, जितने दिन बचे हुए हैं बहुत वाइजली प्लान करिए। आपके पास अभी जो सबसे बड़ा एज आएगा ना, वो आपके पास विंटर वेकेशन आएगा। विंटर वेकेशन को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करिए। उसके बाद फिर आपके बहुत सारे जगह पे, जितनी जगह पे थोड़ी ठंडियां ज्यादा पड़ती हैं, तो डीएम ऑर्डर्स बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, वो आपका साथ देते हैं। उसके बाद इवन आपके स्कूल्स बहुत एक अच्छा काम करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप लाइब्रेरी में जितना टाइम चाहो बैठ सकते हो। तो आप लाइब्रेरी के अंदर जाके बैठिए, ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है रेफरेंस बुक्स को यूज करिए, जो भी पढ़ाई करनी कर लीजिए। होमवर्क्स का लोड बहुत ज्यादा अब यहाँ पे रहेगा नहीं। प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी आईसीएसई के अंदर एक अच्छी चीज ये रहती है कि हम अगस्त में ही खत्म कर चुके होते हैं,
तो प्रोजेक्ट का कोई ऐसा खास लोड आपके ऊपर होगा नहीं। तो अब ऐसा टाइम है आपके पास कि जब सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम आपको सेल्फ स्टडी के लिए निकालना है। ये तीनों टाइम आप क्या करिए, 3 डोज आपको लेने हैं, सुबह शाम दोपहर। सुबह सर कैसे पढ़ें, सुबह 5 बजे उठ जाइए, 6 बजे उठ जाइए, जब भी उठिए, कभी वॉक करके पढ़ लीजिए, कभी किचन के प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा तरीका है। मम्मी खाना बना रही, वहां पे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर पढ़ो, उससे क्या होगा, आपको नींद नहीं आएगी, सुबह में एक्चुअल में आप एक्टिव हो जाओगे। इस तरीके से पढ़ाई आप करिए। उसके बाद फिर स्कूल से आने के बाद या फिर इवनिंग में 1 घंटे रेस्ट करने के बाद एक सेट वहां पे, अगर आपने जो है 2-2 3-3 का भी सेट बनाया अच्छी तरीके से तो हो जाएगा। और उसके बाद फिर अगर बात करें रात की, तो रात में सोने से पहले, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ठीक है, ये लाइन को याद रखिएगा और वहां पे इफेक्टिव तरीके से आपकी एक्चुअल में पढ़ाई हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है इंडेक्सिंग मेथड। इंडेक्सिंग मेथड की अगर हम लोग बात करते हैं तो व्हाट इज इंडेक्सिंग मेथड। इंडेक्सिंग मेथड के अंदर क्या होता है, ये बहुत इफेक्टिव तरीका है, हर साल बच्चे इसको यूज करते हैं, मैंने बहुत सालों से इसको बताया हुआ है, मोर देन आपके 10 ईयर के बच्चों को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 10 साल से तो पढ़ा ही रहा हूं, उससे पहले अपने जूनियर्स को बताया था, मैंने खुद भी ये फॉलो किया था। जब भी कभी आप पढ़ रहे हो तो इंडेक्स ऐसे बना रहता है, इंडेक्स को उठाइए और इंडेक्स के अंदर क्या कर लीजिए बच्चे, सिंपल सी चीज है, जो भी चैप्टर्स आपको आज ही एनालिसिस कर लीजिए, जो जो चैप्टर आपको आते हैं उनके सामने टिक लगा दीजिए, और उसके बाद जो चैप्टर्स नहीं आते, लग रहा है कि इस चैप्टर में दिक्कत है, तो 2 कलर की पेन खरीद लीजिए। एक क्या करिए, रेड पेन खरीदिए, जो एकदम डाउटफुल है उसके सामने ऐसा कुछ बना दीजिए, ठीक है, और जो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है उसके ऊपर पेंसिल से क्या कर लीजिए, एक इस तरीके का लाइन बना दीजिए कि भाई ये चैप्टर जो हैं जिनके अंदर थोड़ी दिक्कतें हैं, और हर एक किताब के पीछे एक एक्स्ट्रा पन्ना लगा दीजिए और उसको नाम दीजिए डाउट किलर शीट। नाम आपको क्या देना है बेटा, थोड़ा सा ऐसे कर लोगे काम आपका हो जाएगा। डाउट किलर शीट एक बना लीजिए अपनी किताब के आखिरी में, और जितने भी डाउट्स आते जाएं, लगे कि ये यहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, उसको क्या कर लीजिए, उस पर्टिकुलर शीट के अंदर लिख लीजिए, कुछ नहीं करना है, एक A4 पेज लास्ट में चिपका दीजिए। और अपने टीचर से जैसी भी आपकी मेंटरशिप है, ठीक है, डाउट सेक्शन के अंदर, क्लासेस के अंदर आप पूछिए, और सबसे बड़ी चीज है जब वो सॉल्व हो जाए तो उसको काट दीजिए, खुद का धीरे धीरे कॉन्फिडेंस इससे बिल्डअप होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पढ़ने, जिनको भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही कि सर पढ़ाई नहीं हो पाती है, बैठते हैं लेकिन स्क्रॉल करने लग जाते हैं, तो उनको क्या करना है, 25 और 5 का ये टेक्निक आपको यूज करनी है। व्हाट इज 25 और 5 का, पोमोडोरो टेक्निक होती है। इसके अंदर क्या करते हो आप, 25 मिनट का एक टाइमर लगाइए, तब तक आपको पढ़ना है जब तक वो टाइमर बज ना जाए, 5 मिनट का आप क्या कर लीजिए, ब्रेक ले लीजिए। और इसको सर कब तक करना है, अब जैसे आप 2 घंटे पढ़ाई करने बैठे हो, ठीक है, मिनिमम जब भी इस टाइम पे तो एटलीस्ट आके मिनिमम जो पढ़ाई का स्लॉट आप लेके चलिए, 3 डोज मैंने बोले हैं दिन के आपको लेने हैं, तो वो एटलीस्ट 2-2 घंटे के लीजिए, उससे आप अपने एग्जाम में 2 घंटे कंसंट्रेट करने वाले मोड में चले जाओगे, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, तो यहां पे आपको 25 मिनट का, फिर 5 मिनट का ब्रेक, इससे धीरे धीरे आप क्या करने लगोगे, अपनी पढ़ाई के ऊपर थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव तरीके से फोकस करने लग जाओगे। और ये बहुत, और इसको क्या करना है, अब ये नहीं कि एक बार 25 मिनट किया उसके बाद फिर 5 मिनट का ब्रेक लेके एकदम मस्त चिल मार रहे हो, ऐसा नहीं है। कोई भी टास्क उठाइए और उस टास्क का पहले देखिए कि आपका एस्टिमेटेड टाइम कितना होगा। एस्टिमेटेड टाइम फॉर एग्जांपल उसके अंदर लग रहा है कि 1.5 घंटा लगेगा, तो अब उसके अंदर क्या कर लीजिए आप, 3 सेट आपके 25-25 मिनट के लगा लीजिए। और इस तरीके से जो भी आप करिए, ABC टास्क का टाइम लिखिए, ABC लिख लीजिए, पहला हो जाए टिक लगा दीजिए, दूसरा हो जाए टिक लगा दीजिए, तीसरा हो जाए टिक लगा दीजिए। बेटा ट्रैक करना स्टार्ट करिए, और इस तरीके से आप लोग करोगे तो मुझे पूरा भरोसा है आप सब बच्चों का कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आप सब बच्चों के परसेंटेज भी अच्छे आएंगे। और बाकी तो आप लोग मेहनत कर ही रहे हो, इसी तरीके से करते रहिए और विंटर वेकेशंस को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करिएगा। क्योंकि दिन कम है लेकिन आपका हौसला बुलंद है, ये मुझे पता है, ठीक है। एक मैं सिंपल सी आपको बात कहना चाहूंगा कि भाई आइदर क्राई फॉर इट और फाइट फॉर इट। ये नहीं करना है कि भाई गिव अप कर देना है, सोचना है कि सर ऐसे ही हो जाएगा। यू हैव टू वर्क हार्ड और एक्चुअल में अच्छा करोगे आप लोग। और जब अभी अच्छा कर लोगे तो एक टाइम के बाद खुद को ही प्रेस करोगे कि भाई क्या बढ़िया काम किया तूने, ठीक है। बाकी हम सब लोग आपके साथ हैं, आप सभी बच्चे इसी तरीके से लगे रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप नीचे बताइएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे चाहिए, ये आप अपना नाम लिखिए और आगे एक जो है गोल लिख लीजिए कि आने वाले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में मैं खुद को ट्रैक पे लेके आ जाऊंगा।
एक गोल लिखिए और बाद में जब वो ट्रैक पे आ जाओ आप, तो जरूर आके वहां पे दोबारा से कमेंट करिएगा, ठीक है। मुझे आप सब बच्चों पे बहुत भरोसा है, आप सब बच्चे मेहनत कर रहे हो और इसी तरीके से लगे रहिए। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ, थैंक यू।